हर रोज एक सीट लेकर के आपके सामने मौजूद होते हैं और उस सीट का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और जो सियासी समीकरण चल रहे हैं उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही आज बाड़मेर सीट को लेकर के हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे हो रहे हैं। करौली, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और दौसा में पीएम की एक के बाद एक सभा और रोड शो होने हैं। पीएम मोदी 11 और 12 अप्रैल को राजस्थान की 3 लोकसभा सीटों पर रोड शो करेंगे। पीएम मोदी 11 अप्रैल को करौली, धौलपुर, 12 को बाड़मेर, जैसलमेर और दौसा में सभाएं और रोड शो करेंगे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बनी है। यही एक बड़ी सीट है जो त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी हुई है। इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल, निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी के कैलाश चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला है। यह सीट पाकिस्तान की सीमा से सटी है और यह राजस्थान के सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र में से एक है। इसका प्रभाव पूरे मारवाड़ तक देखने को मिल जाता है। यहां के लोगों की बोली और रहन सहन लगभग एक जैसा है, लेकिन यहां का जो सियासी तासीर है वो समय के साथ बदलती रहती है। और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले का अपने आप में गणित है, क्योंकि रविंद्र भाटी जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने ताल ठोकी हुई है। इससे दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। न सिर्फ इसमें बीजेपी के लिए चुनौती है, बल्कि इंडी गठबंधन के लिए भी इस वक्त मुसीबतें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसमें टफ फाइट बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके लिए इस वक्त जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या, क्योंकि और इसीलिए माना जा रहा है कि लगातार कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आलाकमान है, उनका फोकस इस सीट पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस वक्त यह राजस्थान की सबसे ज्यादा हॉट सीट में से एक शामिल है। और बीजेपी लगातार उन सीटों पर पीएम मोदी के दौरे करवा रही है जहां पर पार्टी को मुकाबला कड़ा लग रहा है। और इसीलिए इस सीट को लेकर के आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि असल में इस सीट पर समीकरण क्या कह रहे हैं और कैसे आने वाले समय के अंदर परिस्थितियां क्या बदल भी सकती हैं। इन बातों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता करणवीर राजपुरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ फोन लाइन के जरिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके पास भी हम जाएंगे और उनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी सीट पर विश्लेषण आखिर क्या निकल करके आता है, क्या उसका निष्कर्ष निकलता है। मैं जरा शुरुआत अटल जी से कर रहा हूं। अटल जी, बीजेपी की मुश्किलें सीट को लेकर के थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार भाटी ने मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं, लगातार ताल ठोक रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी उनकी ताकत देखी है, आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? देखिए शुभेंदु जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये केवल एक तरीके से मैं अगर देखूं तो निष्पक्षता से बात नहीं रखी जा पा रही है। मीडिया और दूसरी सोशल मीडिया में लोकप्रियता ज्यादा है। आप याद करें, जसवंत सिन्हा जी हमारे बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे और उन्होंने भी निर्दलीय के रूप में वहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन रिजल्ट आपको पता है कि क्या हुआ था। ऐसे ही भाटी है, उनका एक छोटा सा एक दायरा है और उस दायरे के अंदर वो फोकस कर पा रहे हैं। नेशनल लीडरशिप या देश के जब चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, उस वक्त क्या लोगों को समझ में आता है, उसके मुद्दे भी अलग होते हैं। राष्ट्रीयता एक मुद्दा होता है, भारत विकास जो विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है वो भी एक मुद्दा होता है। तो बहुत नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं, जनता का साथ उनको मिलता है। जिस इलाके में जाते हैं, जहां से गुजरते हैं, वहां पर जनता उनके साथ खड़ी हुई नजर आती है। ये क्या दिखाता है? और बार बार क्योंकि इस सीट पर आकर के कमान संभालना, खुद प्रधानमंत्री का आना, ये कुछ तो संकेत है ना। और माना यही जा रहा है कि जहां पर ज्यादा स्थिति खराब है वहां पर पीएम को भी लाया जा रहा है ताकि पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके। शुभेंदु जी, ये चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं और आप जानते हैं मोदी जी बहुत कर्मठ है, 18 घंटे काम करते हैं और ये उनकी अपना एक तरीका है हम जैसे कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने का। कार्यकर्ता हौसला अफजाई करे और ताकत के साथ चुनाव लड़े, उस चुनाव को गंभीरता के साथ लिया जाना, यही उचित औचित्य है उनका। बार बार यहाँ पर दौरा करना, वो हर जो 19 तारीख को जहां जिस जिस स्टेट पे इलेक्शन है वहां सभी जगह दौरे कर रहे होंगे, आप देख लीजिए।
तो वो उनकी स्टाइल है। और कार्यकर्ता लोग जन मानस है वो उनकी बातों से, उनकी गारंटियों से सहमत होते हैं, वो उनसे अटैचमेंट करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए उनके दौरे हैं, और उनके दौरे अलग अलग क्षेत्रों में उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। तो ये क्योंकि 19 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, उसी के कारण ये दौरे तेजी से हो रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं सर। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन उससे पहले जरा करणवीर जी को जोड़ लेता हूं। करणवीर जी, एक चीज बताइए कि ये बीजेपी के लिए अकेले चुनौती नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी का इस फाइट के अंदर आना, ये त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। आपको लग रहा है कि इसमें कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या जिनको समर्थन दिया है, उनकी स्थिति मजबूत है इस सीट पर? बिल्कुल शुभेंदु जी, रविंद्र सिंह बाटी एक यूथ के लीडर है। युवाओं की आवाज पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस युवा के साथ छलावा किया। पहले इसको अपनी पार्टी में शामिल किया, फिर उनको टिकट नहीं दी, और उससे दुखी होकर उन्होंने युवाओं की आवाज को उठाने का काम किया और वो निर्दलीय रूप से विधायक बने। कांग्रेस पार्टी सीमावर्ती इलाका है, सुविधाओं का वहां अभाव है, उन अभाव को लेकर मुद्दों की राजनीति वहां कर रही है शुभेंदु जी। और रविंद्र सिंह बाटी, आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ इसलिए है रविंद्र सिंह बाटी से, क्योंकि वो धर्म, जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर मुद्दों की बात कर रहे हैं। उनकी लड़ाई 2 हैंडपंप को लेकर शुरू हुई थी शुभेंदु जी। वहां पर उन्होंने शिव की जनता के लिए पानी की आवाज उठाई। जिस सीमावर्ती इलाके में पानी की इतनी कमी है, उस कमी को उठाई उन्होंने, और वहां के मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधि का अनादर करते हुए उनको पर्याप्त मौके नहीं दिए काम करवाने के, उनकी डिजायर नहीं चलने दी। इसके वनस्पत जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनकी डिजायरों को महत्व देने लग गए। इसमें करणवीर जी, समझने वाली बात तो ये भी है ना कि अकेले ये चुनौती जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, इसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी है, जिनको समर्थन आपने दिया है। पर मैं इसमें रविंद्र सिंह बाटी का पक्ष इसलिए बता रहा हूं कि कम से कम रविंद्र सिंह बाटी मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां क्या कर रही है? कल वहां पे बागेश्वर धाम वाले बालाजी महाराज वहां आए, उस तरीके से उन्होंने वापस वही धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की, लगातार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की। इसके अलावा उनका कोई 10 साल के अंदर कैलाश चौधरी का रविंद्र सिंह बाटी क्या कर रहे हैं? उमेदराम बेनीवाल हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो क्या पूछ रहे हैं? पिछले 10 सालों के अंदर मंत्री रहते हुए कैलाश चौधरी ने कोई 10 काम बाड़मेर की जनता के लिए किए हों, जैसलमेर की जनता के लिए किए हों? हमारे साथी पत्रकार प्रवक्ता यहाँ बैठे, वो भी बताएं। जानना चाहता है देश, मोदी जी के नाम पे आप वोट मांग रहे हो, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे आप वोट मांग रहे हो, पर आप तो ये तो बताइए कि वहां के लोकल सांसद ने किस तरह के काम वहां पे किए हैं। रविंद्र सिंह भाटी नहीं, तो ये फाइट किस लिए है? आप खुद कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर और इलाके के लोग उनको पसंद करते हैं, तो जब आप ये खुद मान रहे हैं तो आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी इस फाइट के अंदर है कहां? फिर मुद्दों पे है ना शुभेंदु जी। मैं आपको शुरुआत में ही मैंने कहा था, कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात कर रही है, मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। उमेद बेनीवाल किसान की आवाज बन रहे हैं, युवाओं की आवाज बन रहे हैं। जिस तरह का 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा, 15 लाख रुपए खाते में डालने का, महिलाओं के साथ सम्मान की बात करने का, और जिस तरह का लगातार सांसद कोटे से लगातार फंड को लैप्स करने का, मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि वहां सांसद काम गिनाने के लिए, चाहे जोधपुर की सीट की बात कर लीजिए, चाहे जैसलमेर की सीट की बात कर लीजिए, दोनों इलाकों से मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, और उनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है। वो लगातार केवल मोदी जी और धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें जरा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी भी लगातार बने हुए हैं, मैं जरा रमेश जी को भी जोड़ लेता हूँ। रमेश जी, बाड़मेर सीट को लेकर के सभी की निगाहें हैं, आप बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री का आने का कार्यक्रम भी है, 11-12 तारीख को प्रधानमंत्री राजस्थान आ रहे हैं। आपको नजर आता है कि भाटी के आने की वजह से ये मुकाबला बड़ा रोचक हो गया और दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बन गए? देखिए, मुझे लगता नहीं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। ये मुझे मुकाबला सिंगल फ्रेम में आके कहीं रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरफा होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में इन्होंने परफॉर्मेंस करा है वाटी जी ने, तो उसके बाद से चीजें इतनी तेजी से बदली हैं इस पूरे क्षेत्र में। एक युवा चेहरा जिनपे जनता बिल्कुल एक दीवानगी की तरह पागल हुई पड़ी है, युवा उनके पीछे हैं और बुजुर्ग उनके पीछे हैं, महिलाएं उनके पीछे हैं।
मतलब वोटरों का जो जितना भी वर्ग है उनके पीछे है। अब आप जिस दिन देखा कि नामांकन प्रक्रिया जिस दिन हो रही थी, तो उस दिन का जो जन सैलाब उनके पीछे जो उमड़ा है, उस जन सैलाब को दिल्ली ने देखा, दिल्ली के शीर्ष नेताओं ने देखा। तभी से ये चीजें खलबली हो गई है कि प्रधानमंत्री को इस सीट पे जाकर चुनाव प्रचार करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये सीट फंस जाएगी। जिस तरीके से आपने आज देखा होगा, वरुण गांधी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से जो उनका वरुण का टिकट काटा गया है, वहां पे आज उनको पीलीभीत खुद जाना पड़ा। पीलीभीत में 30-35 सालों से इतनी आसान सीट रही है, गांधी परिवार के लोग वहां पे लड़ते रहे, मेनका गांधी, वरुण गांधी, तो किसी नेताओं को वहां प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बार उनको प्रधानमंत्री को खुद जाके जाना पड़ रहा है वहां पे। यही स्थिति कमोबेश मुझे लग रहा है इस सीट से, बाड़मेर सीट से और जैसलमेर के पूरे इलाके में है। उनको देख लिया, नवाई टटोल लिखी, अगर प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं आएंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तो ये एक तरफा सीट हो जाएगी और हाथ में कुछ बचेगा नहीं। वही बात कांग्रेस की आ जाती है। कांग्रेस को भी ये चीज पता चल गई है कि ये सीट हमारे हाथ से निकल जा चुकी है। और भाटी साहब के जो पीछे जो जन समूह है, उन्होंने, मुझे लग रहा है कि ये पूरे सीट को लेके सियासी समीकरण को पूरी तरीके से इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं सर, इसको थोड़ा सा और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है आखिर में आकर के किन दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में रहेगा? क्या भाटी वर्सेस कांग्रेस होगा, या कांग्रेस उम्मीदवार उम्मीदवार बेनीवाल, या फिर बीजेपी के बीच मुकाबला होगा? कौन दो रह जाएंगे फाइनल में? देखिए, जीत हार की जहां की अगर समीक्षा करेंगे तो मुझे लग रहा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ही आके टिकेगी। क्योंकि अगर इनको काउंटर करेगी, इनको मुकाबले में अगर इनके आसपास रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी रहेगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस को आप अंडरस्टिमेट करके नहीं चलोगे, क्योंकि कांग्रेस के पिछले इतिहास अगर 2-3 अगर चुनाव में अगर देखो, विधानसभा भी देखो, तो जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादा बुरा नहीं है, वो नेट टू नेट रहा है। तो इस हिसाब से कांग्रेस, देखो सिटिंग गवर्नमेंट इस समय किसकी है भाई? भारतीय जनता पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का रुख होता है, जो सरकार होती है उनके पक्ष में जाता हुआ दिखता है। इस लिहाज से आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले ठीक ठाक मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन ये जो परसेप्शन जो है, ये नामांकन जिस दिन रविंदर सिंह भाटी ने करा है उसके बाद से पूरी तरीके से बदल गया है। अब ये बिल्कुल हम नहीं कहेंगे कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी करेगी, उनकी टक्कर कांग्रेस की देगी, मुझे लगता नहीं। अभी तक जो समीकरण बन रहे हैं वो बहुत आराम से, बहुत क्या प्रधानमंत्री, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत बड़े कैंपेनर हैं और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो मोदी वेव चलती है, तो आपको लग रहा है कि इस सीट पर खास तौर पर उस वेव का कोई असर नजर आ सकता है? क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोगों की भावना कुछ और है, और अगर मोदी वेव चलती है तो वो अलग परिस्थितियां बन सकती हैं। आपको क्या नजर आता है? देखो, इसमें एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जो इस बार का चुनाव हम देख रहे हैं, जिस वेव की आप बात कर रहे हो, ये 2014 में भी थी, 2019 में भी थी। लेकिन 2024 का जो नजरिया है वोटरों का, वो बदल गया है। प्रधानमंत्री की पिछले 15 दिन की अगर आप स्पीच उठा के देख लो, और पिछले 15 दिन की कैंपेन आप देख लो, इवन आज जो मैं पीलीभीत जिसका जिक्र कर रहा था, वहां पे भी इन्होंने जो आज कैंपेन की है, जो बोला, अपने भाषण में एक शब्द महंगाई का नहीं बोल रहे हैं, एक शब्द रोजगार बेरोजगार उस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, और ना ही महंगाई पे बोल रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो उठे पड़े हैं, जो राजस्थान की जनता भी चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती है, आसाम के लोग भी चाहते हैं। पूरे ठीक है, यानी कि बड़े ये इशू हैं, बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के जवाब देना पड़ेगा। हालांकि विपक्ष लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है। राहुल गांधी से लेकर के राजस्थान से सचिन पायलट जो हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि बीते 10 सालों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड तो दीजिए आप, और सरकार में रहते हुए आपने क्या काम किया। हर इलाके के अंदर 25 सीटें जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को दी और उनको लोकसभा तक भेजा, लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका फायदा आम जनता को क्या मिला, कितने काम किए, जरा गिनवाइए तो सही। यही कुछ सवाल यहां पर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमेश ठाकुर जी, मुझे लगता है आपके पास समय थोड़ा सा कम था, जो कि जानकारी हमें मिली है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। लेकिन दो और राजस्थान के इस दिलचस्प मुकाबले के अंदर हर एक सीट को लेकर के हम विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बाड़मेर की सीट इस वक्त सभी की नजरों में आ चुकी है, प्रधानमंत्री का पूरा फोकस है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इस सीट पर पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन जीत किसको मिलती है इस पर सभी की निगाहें आकर टिक जाती हैं। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए अटल जी से मैं जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं। अटल जी, आप कह रहे हैं कि भाटी ज्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करणवीर जी खुद मान रहे हैं कि भाटी की फैन फॉलोइंग है, इलाके के लोग उनको मानते हैं
और मैं तो ये भी जान रहा था, क्योंकि हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक थे, मैंने उनसे ये भी जाना कि साहब एक मोदी वेव भी चलती है, जब चुनाव आता है तो उसका भी थोड़ा बहुत असर रहता है, लेकिन क्या स्थानीय जो भावनाएं हैं उनके ऊपर मोदी वेव काम करेगी? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नजर नहीं आता है। आपको इस पर क्या कहना है? शुभेंदु जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो आप ये देखिए, मेरे जो साथी प्रवक्ता है उन्होंने तो लगभग सरेंडर कर दिया है पार्टी जी के। मैं तो केवल यही सोच रहा हूँ कि केवल घोषणा की देर है, बाकी तो इन्होंने उम्मीदवार राम जी के लिए तो एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरी बात देखिए, नेशनल इलेक्शन है और नेशनल इलेक्शन बहुत अलग तरीके से लड़े जाते हैं। एक नया चेहरा हो सकता है थोड़े टाइम तक के लिए, लेकिन जब व्यक्ति कन्वर्ट होने जाता है, जब वोट कन्वर्ट हो रहा होता है, उस वक्त वो बहुत सोचता है कि आखिर बीजेपी ने 10 साल में क्या किया। यही तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। आज आप अगर भारतीय इसको देखोगे, हिंदुस्तान को, तो 4 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी हो गई है। रोड नेटवर्क 12 किलोमीटर की जगह 37 किलोमीटर पर डे बनता है रोड नेटवर्क। 55 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं। शौचालय बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है उसका भी हिसाब देते चले। देखिए, पेट्रोल डीजल कहां तक पहुंच गया उसका भी हिसाब देते चले। तो सही आप देखिए, आप मेरे को बोलने दीजिए। आप ऐसे समझो कि 300 स्टार्टअप थे, आज 1.25 लाख स्टार्टअप है, और इन 1.25 लाख स्टार्टअप में से 100 से ज्यादा स्टार्टअप तो आप ये मानिए कि वो बिलियनर्स के बन चुके हैं। तो ये सारे स्टार्टअप मिलकर 9 करोड़ से ऊपर रोजगार पैदा कर चुके। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरियों से ना लीजिए, श्रम करके कुछ सर, मैं तो इसमें एक बात को बढ़ा रहा हूं, मैं इसमें अटल जी एक बात को आगे बढ़ाता हूं। इसमें अगर युवाओं की बात आप कर रहे हैं, रोजगार का बड़ा मुद्दा है, तो आप देखेंगे ना, जितनी भी रैलियां या जितने भी रोड शो अभी तक भाटी ने किए हैं, रविंद्र भाटी के साथ ज़्यादातर यूथ जुड़े हुए हैं। और अकेला यूथ नहीं है, उसमें बुजुर्ग भी हैं, तमाम अलग अलग तरीके के समाज वर्ग के लोग भी हैं। तो उनका भी तो कोई मुद्दा है ना, अटैचमेंट तो कोई बनी हुई है ना, कहीं तो लैप्सिस है ना, जिसको पकड़ करके भाटी लोगों के साथ कनेक्ट बनाए हुए हैं। पार्डन, मेरे को आपका क्वेश्चन एक मिनट दोबारा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए होता है, और रविंद्र भाटी के साथ बड़ी संख्या में युवा इस वक्त नजर आते हैं। आपको लगता है कहीं तो कोई कमी है ना, जिस वजह से कनेक्ट तो कहीं बना है ना भाटी का जनता के साथ? बिल्कुल, देखिए, भाटी जी का जनता के साथ जो कनेक्ट बना है वो केवल और केवल आप मान लीजिए कि एक क्षेत्र के अंदर बना हुआ है। उससे ज्यादा भाटी जी का या फिर नाराजगी इस बात की है कि बीजेपी ने धोखा दे दिया, जो बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी क्या धोखा देगी? आप बताइए, क्या धोखा दे सकती है बीजेपी? बीजेपी क्या कह करके और क्या कहेगी? पार्टी ज्वाइन करा ली, बाद में टिकट नहीं दिया का बहुत प्रयास किया था। ऐसा नहीं है, भाटी जी के साथ हमने डिस्कशन भी किया था। और देखिए, ये नया चेहरे हैं, तो नए चेहरे हैं, उनको धैर्यपूर्वक अगर आगे बढ़ना था बीजेपी। अच्छा, चलिए मैं एक कदम आगे और बढ़कर के आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आउट ऑफ द बॉक्स है। कैलाश चौधरी, अगर चलिए सीट पर अगर परिणाम अलग रहते हैं और जैसा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, भाटी साहब अगर जीत जाते हैं तो फिर क्या आप मना लेंगे? मैं तो एक कदम आगे की भी बात कर रहा हूं। क्या देखिए सर, आप शुभेंदु जी एक कदम भी मत बढ़ाइए, कारण कि वो जो कदम आप बढ़ाएंगे वो आपको 2 कदम पीछे ले जाएंगे। हाँ। आप मान के चलिए कैलाश चौधरी जी बहुत बढ़िया लीड के साथ जीतेंगे। मैं आपको यहीं पर कह रहा हूं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट जानता हूं। हाँ। कि कैलाश चौधरी, ये आप जो देख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत एक तरीके से एक नया कैंडिडेट, युवा कैंडिडेट होने की वजह से एक वो कहीं बहुत बार नहीं होता था कि इंदिरा गांधी जी की सभा के लिए हम भी चले जाते थे। ठीक है, उसको देखने, ठीक है, मैं इस पे ठीक है मैं इसमें जरा जवाब ले लेता हूं। करणवीर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। करणवीर जी, आप तो पहले ही सरेंडर कर दिए, मुकाबला कैसे लड़ेंगे? उम्मीदवार राम जी की उम्मीदों पर आप शुरुआत में ही पानी फेर रहे हैं। आपकी इस बात में मुझे पूरी आपत्ति है। और साथी बोल रहे थे कहीं कांग्रेस पार्टी ने कहीं सरेंडर नहीं किया। मैंने तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ना, वो यही तो कह रहे हैं कि आपने शुरुआत में कह दिया कि वो तो इतने अच्छे नेता हैं। शुभेंदु जी, इनका एक ही मोटिव है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। नहीं, मैं झूठ का बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, गृहमंत्री जी, मैंने ये कहा, आप अभी रिकॉर्ड में ही तो है, एनडीटीवी के रिकॉर्ड में ही तो है, मेरी बात दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने ये कहा, आपने कांग्रेस पार्टी, एक मिनट की बात सुनिए, मैंने ये कहा कांग्रेस पार्टी रविंद्र सिंह भाटी के मुद्दों का सम्मान करती है,
जिन मुद्दों को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, वो मुद्दों की राजनीति तक भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए। तो उम्मीदवार बेनीवाल को क्यों खड़ा किया जब आप गठबंधन कर ही रहे हैं? आपको एक अच्छा अगर प्रत्याशी या एक ऐसा कैंडिडेट नजर आता है, आप उसको समर्थन दे देते हैं। शुभेंदु जी, अगर किसी युवा के साथ कोई जनमानस चल रहा है, वो मुद्दे की बात कर रहा है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, वो भी मुद्दे की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस की विचारधारा है वो दुश्मन दोस्त होता है, बस ऐसा सा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, जब से डिबेट शुरू हुई है, मैंने आपको शुरुआत में ये भी कहा था कि कैलाश चौधरी जी 10 साल से मंत्री है, आप उनके पास 10 काम गिना दीजिए ना। 10 साल से सांसद है वो, आप मुद्दे की बात क्यों नहीं करना चाहते? आप बार बार बातों को घुमा रहे। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की बात कर ही रहा हूँ। आप बेरोजगारी के आंकड़े बताइए, आप रोजगार के आंकड़े बताइए, आप किसान की आय दुगनी करने के आंकड़े बताइए। सम्मान विदेशों तक ने 10 सालों के अंदर कहाँ हो गया, एक बार जरा सर्वे तो करो। आप मुझे बता दीजिए, आप महंगाई के आंकड़े बताइए ना, 10 साल के अंदर कितने महंगाई के आंकड़े बढ़े? आप ये बताइए पेट्रोल कितना बढ़ा है? आप ये बताइए कि आमदनी की आय कितनी? और बेटा है भारतीय संस्कृति विरासत से आप बता रहे थे, बात कर रहे थे, आप ये क्यों पूछ जाते हैं कि एमएसएमई में कितने खाते, कितने व्यापार बंद हुए? आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो उसके बाद में अलग तस्वीर नजर आएगी इस सीट पर? देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि लोकसभा की बहुत अलग से होती है, और जैसे ही मोदी जी आएंगे उनकी गारंटी पे सारा जनमानस एक होगा, उनके साथ कनेक्ट करते हैं वो लोग, उन्हें चाहते हैं, ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं जरा करणवीर जी को भी जरा जल्दी से जोड़ देता हूं। करणवीर जी, आपको लगता है कि मोदी मैजिक इस बार चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जरूर है, मोदी जी धर्म जाति पाति की बात करेंगे, पर बाड़मेर का युवा जिस तरह से उद्वेलित है, चाहे वो उम्मीदवार राम के साथ मान लीजिए, चाहे भाटी जी के साथ मान लीजिए, वो किसी व्यक्ति को ही चुनेगा, किसी जो उनके मुद्दे की बात करने वाली है उसी व्यक्ति को चुनेगा। और उम्मीदवार राम जी वर्तमान में किसान, महिला, बुजुर्ग, युवा, इन सभी की आवाजों। चलिए ठीक है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसकी तरफ जाते हैं, किसकी बातों पर कितना भरोसा उनको है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन राजस्थान की सबसे हॉट सीट है जिस पर टक्कर इस वक्त कांटे की है। देखना यही है कि मुकाबला और ज्यादा खड़ा होता है। प्रधानमंत्री के आने के बाद क्या हवा बदलती है या जीत किसको मिलती है?